आज हम प्लेटो पढ़ेंगे। प्लेटो पढ़ते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि प्लेटो ने जिस पद्धति को अपनाया वो द्वंद्वात्मक पद्धति है और प्लेटो ने ये पद्धति अपने गुरु सुकरात से ली है। सुकरात ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी थी और सत्य को समझने के लिए आपस में तर्क वितर्क की ये शैली अपनाई गई है। इसके साथ ही प्लेटो ने एक और पद्धति अपनाई है और वो है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति एक दार्शनिक की पद्धति है और इसके अंदर दर्शन शास्त्र से संबंधित है। इसमें पहले किन्हीं सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना कर ली जाती है और फिर उसके बाद उसके तथ्य ढूंढे जाते हैं। तथ्य बाद में ढूंढे जाते हैं, पहले सिद्धांत के सत्य होने की कल्पना कर ली जाती है। इसलिए ये पद्धति दर्शन शास्त्र से मिलती है। तो यहाँ पे प्लेटो हमारे सामने जब इस पद्धति का प्रयोग करते हैं तो वो एक दार्शनिक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं और यूनानी राजनीतिक विचारक हैं प्लेटो। यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंदर उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर जो बातें कही हैं वो क्रम से अगर हम उसको क्रम से देखें तो वो इस प्रकार हैं। और वो सबसे पहले उन्होंने बात कही है कि रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात करते हैं कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए और आदर्श राज्य की इस संकल्पना को लागू करने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात की है, एक साम्यवाद की व्यवस्था की बात की है, एक दार्शनिक शासक की बात की है। तो क्रम क्रम से हम देखते हैं कि ये सब क्या है। छोटा छोटा सा अगर हम इनको देखें तो आदर्श राज्य वो राज्य है जो पूरी तरीके से न्याय पर आधारित होता है और उसके अंदर सभी को अपना प्राप्य उपलब्ध होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। तो ये आदर्श राज्य के अंदर स्थितियां हैं। इसकी प्राप्ति के लिए प्राप्ति तभी हो सकती है जब एक दार्शनिक शासक के हाथ में आदर्श राज्य की बागडोर रहे। ये दार्शनिक शासक को तैयार करने के लिए प्लेटो ने एक बहुत ही सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था दी है और इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा प्लेटो दार्शनिक शासक को तैयार करते हैं। ये दार्शनिक शासक परिस्थितियों के कारण कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, इसके लिए प्लेटो ने एक बहुत ही अलग तरीके की व्यवस्था प्रस्तुत की है और वो है साम्यवाद की व्यवस्था, जिसमें जो शासक है उसको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए प्लेटो ने ये कहा है कि शासक के पास परिवार और संपत्ति ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें प्लेटो का अध्ययन करना है और ये समझ लेना ज़रूरी है कि राज्य को लेकर प्लेटो के लिए मन में स्पष्ट चीज़ है कि जो राज्य है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और राज्य का जन्म चट्टानों से नहीं होता बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों से होता है। तो ये पूरा एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में प्रस्तुत की है। हालांकि ये व्यवस्था बहुत ही आदर्शवादी व्यवस्था है जिसको लेकर बारकर ने ये कहा है कि प्लेटो के रिपब्लिक बादलों में स्थित नगर है, लेकिन आदर्श चाहे कैसा भी हो उसकी तरफ यदि हम आगे नहीं बढ़ सकते तो थोड़ा सा एक आध कदम हम बढ़ा सकते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक में कुछ मूलभूत सत्य हैं। सबसे पहला सत्य तो ये है कि जो शासन की बागडोर है वो ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। ये रिपब्लिक का एक महत्वपूर्ण सत्य सामने निकल करके आता है। अज्ञानियों को शासन करने का दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए, ये प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात जो रिपब्लिक से निकल कर आती है वो ये है कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति इन दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। यही कारण है कि प्लेटो ने राजनीतिक शक्ति को दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के पास रखा और आर्थिक शक्ति को उत्पादक वर्ग के हाथ में रखा। तो क्योंकि माना जाता है कि शक्ति भ्रष्ट होती है और अधिकतम शक्ति अधिकतम रूप में भ्रष्ट होती है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखा
और ये प्लेटो की रिपब्लिक का यह भी एक मूलभूत सत्य है। इसलिए हमें प्लेटो की रिपब्लिक का अध्ययन करना है और इसके अंदर जो सत्य है उसको समझने के लिए प्रयास करना है। इससे हम इस समय में भी प्रेरणा ले सकते हैं।